अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम फ़िश की खुराक, मछली की खुराक पर बात करेंगे। हमारे यहाँ फ़िश फार्मिंग का बड़ा रुझान है। लोग फार्म बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं जहाँ मछली को पाल रहे हैं। बहुत सारी अक़साम की मछलियाँ पाली जा रही हैं और अब तो ऐसी मछलियाँ भी यहाँ पाली जा रही हैं जो बाहर से हम मंगवाते थे, इनकी एक्सपोर्ट करते थे और फिर ख़ास तौर पे पसंद की जाती है ऐसी मछली जिसमें कांटा ना हो, हड्डी ना हो, तो वो मछलियाँ भी यहाँ हम पाल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम अंसर जो है वो फ़िश फार्मिंग में मछली की खुराक है। ये खुराक कहाँ से दस्तयाब होती है, किस चीज़ से बनती है, और सुनने में आया है कि इस सरमायाकारी का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो खुराक पर सर्फ हो जाता है। तो ये वाकई ऐसा है, और इस खुराक में किस तरह बचत की जा सकती है, ये खुराक कहाँ से ख़रीदी जाए, अपने तालाब को किस तरह फर्टाइल किया जाए, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आपके लिए बहुत सारी रहनुमाई होगी, ख़ास तौर पे जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं या जो इस कारोबार को अख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अहम है। सबसे पहले मैं आपको अपने माहिरीन का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरी पहली मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नाहिद बानो साहिबा। आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाती हैं और उसके साथ साथ जो है तहकीक भी करती हैं। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से उनकी क्या गाइडलाइन है। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब। आप फ़िश फार्मर हैं, तवील अरसे से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और हैचरी है वहाँ ये मछली का बच्चा भी बनाते हैं और बाकी तालाबों को सप्लाई करते हैं। और उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर हारून असलम साहब। आप जो फ़िश फीड है तैयार होती है जिन मिल्स में, उसकी तैयारी के मरहले से सारी आगाही रखते हैं, ख़ुद इसी शोबे से वाबस्ता हैं, फ़िश फार्मिंग भी करते हैं और फ़िश फीड की तैयारी में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। इन तीनों से पूछेंगे कि फ़िश फीड के हवाले से इनकी क्या गाइडलाइन है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो हमें एक हमारे यहाँ बड़ी अफवाहें हमेशा सरगर्म रहती हैं और उन पर हम कान भी बहुत धरते हैं। ख़बरों से हम इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते जितना अफवाहों से मुतासर होते हैं। तो मछली की खुराक के हवाले से बहुत सारी अफवाहें हैं और लोग घबराते भी रहते हैं कि जी मछली मुर्गी की जो खुराक है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नुकसानदेह हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं और वो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मछली की खुराक के हवाले से भी ऐसी अफवाहें आती हैं कि ये भी तेज़ी से ग्रोथ के लिए इसमें कुछ ऐसे अज्जा शामिल हैं जो शायद इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और इसमें भी स्टेरॉइड्स का कोई एलिमेंट शामिल है। तो हमें आप ये बताइएगा कि मछली की खुराक अमूमन किन अज्जा से तैयार की जाती है? देखिए, अज्जा तो जो मछली की खुराक है वो बेसिकली वो ही हैं जो एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। क्योंकि हमेशा फीड तैयार करते हुए मेन फोकस यही होता है हमारा कुदरती अज्जा जो मौजूद हैं, और वो भी वो कि कॉस्ट कम पड़े। मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑयल सीड या कॉर्न सीड ऑयल जब निकाल लिया तो वो जो मील बच गया, फोक, हाँ, उसको हमने फीड में यूज़ कर लिया, मतलब लेस कॉस्ट हो और उसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो कुछ बच गए हैं उसको हम यूटिलाइज कर लें। दूसरी बात, जो हम हार्मोन्स वगैरह की एडिशन की बात करते हैं, तो फ़िश की ग्रोथ के लिए जो फीड बन रही है उसमें अभी तक ऐसे हमने कोई हार्मोन्स, कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, और जो नेचुरल ग्रोथ पीरियड है उसी में ही फ़िश तैयार होती है। अच्छा। ये एक जो फार्मिंग जब स्टार्ट हुई है तब से ये एक मिथ स्टार्ट हुई है कि क्योंकि फ़िश फार्मिंग हो रही है तो ये बिल्कुल सेम वैसी है जैसी पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है। हाँ। तो वो जो देसी मुर्गियां हैं उनमें ताकत ज़्यादा होती है, वो फार्मिंग में नहीं है, तो वो शायद फार्मिंग मछली में भी ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इसलिए बेधड़क होकर तालाब की मछली खाएं। हम देखें कि वो तालाब की मछली अगर 200 रुपये में अवेलेबल होती है तो वो दरिया के किनारे बैठे हुए उसको 600 रुपये किलो बेच रहे होते हैं कि ये दरिया की मछली है, दरिया की मछली है, हालांकि वो भी फार्म से ही ला के वहाँ पे बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसा कोई एलिमेंट शामिल नहीं है जिसमें परेशान होने की ज़रूरत है। शायद साहब ये तो चले खुशी की बात है कि ये परेशानी कम से कम ख़त्म होती है कि हम कोई ऐसी खुराक में ऐसी कोई अज़ा शामिल नहीं है जिसमें हमें परेशान होकर या फ़िश से दूर हटना चाहिए। ये एक सुनने में आया है कि फ़िश फार्मिंग जो लोग करते हैं उनकी सरमायाकारी का 70% जो है वो ये खुराक पर सर्फ हो जाता है। ये ऐसा ठीक है या ये भी ऐसे अफवाह है? नहीं, ये तो बात सही है। अच्छा। कि फ़िश फार्मिंग के जो कुल अखराजात हैं उसमें 2/3 अखराजात फ़िश फीड के हैं। फ़िश फीड के मेजर एक्सपेंस यही है। और जैसा कि आपने पहले बात की कि जो फार्म की मछली है इसकी ग़िज़ाइयत बहुत बेहतर है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे दरियाओं की मछलियाँ हैं उनसे ये मछली कई दर्जे बेहतर इस लिहाज से है कि दरियाओं में जो पानी आ रहा है
उसमें इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट हाँ, है, contamination है, शहरों बहुत का वेस्ट है, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर है। ठीक है। तो फार्म की जो मछली है वो बड़े साफ़ सुथरे माहौल में पलती है। और दूसरी कि उसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि नेचुरल फीड भी उसको अवेलेबल हो। तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उससे मछली की कुदरती ग़िज़ा तालाबों में मुहैया होती है। तो उसके साथ जो दूसरी फीड हम देते हैं ये सप्लीमेंट्री फीड होती है, ये कंप्लीट फीड नहीं होती। अच्छा तो अच्छा। इस लिहाज से जो फार्म की मछली है ये अच्छी खुराक खाकर ग्रो करती है और इसमें वो कंटेमिनेशन भी नहीं होती जो आमतौर पर दरिया की मछली में केमिकल वेस्ट वगैरह की वजह से होती है। ठीक है। ये 2/3 जो अखराजात सिर्फ फीड पर हो जाते हैं, ये महंगी खुराक होने की वजह से होते हैं या मछली खाती बहुत ज़्यादा है इस वजह से अखराजात हो जाते हैं? हाँ, एक तो इनपुट्स की कीमतें वैसे ओवरऑल ज़्यादा हैं। दूसरा, हम जो स्टॉकिंग करते हैं पर एकड़, तो वो कोशिश होती है कि मैक्सिमम लेवल पर जाएं। ठीक है। तो पर एकड़ जो मछली की पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। तो ज़ाहिर है मछली ने खाकर ही ग्रो करना है। ठीक है। तो वो जो एक टारगेट हमारा होता है प्रोडक्शन का, उसको हासिल करने के लिए फिर उसको पूरी क्वांटिटी में और अच्छी मियार की जो फीड है, अच्छी क्वालिटी की फीड है, वो हम मुहैया करते हैं। तो इसलिए जो मेजर हमारा एक्सपेंस होता है वो फीड का ही होता है। लेकिन पर एकड़ अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो अच्छी फीड डालते हैं, पूरी फीड डालते हैं, ताकि उनकी जो पैदावार है वो उनके टारगेट के मुताबिक हासिल हो। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि जहाँ फ़िश तैयार होती है, फीड तैयार होती है फिश के लिए, उस शोबे से वाबस्ते हैं और उसको बड़े कीनली ऑब्ज़र्व भी कर रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पहले तो ये बताइएगा कि इसमें जो अज्जा हैं फ़िश फीड के हवाले से, ये सारे यहाँ पर इंडिजिनस हैं, मकामी तौर पे दस्तयाब हैं, या इसमें कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे अज्जा हैं? फिर हमें ये भी बताइएगा कि ये इसमें सामने नुक्ता नज़र क्या होता है कि न्यूट्रिशंस वो सामने रखी जाती हैं या और भी कोई एलिमेंट हैं जिनको सामने रख के ये खुराक तैयार की जाती है? जहाँ तक बात है इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो ये बेसिकली एक कम्बिनेशन है इंग्रेडिएंट्स का। इसमें मुकामी तौर पे जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसमें हमारे पास मकई है, उसमें हमारे पास गंदम है, इनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं हम इनको इस्तेमाल करते हैं। बेसिक मकसद तो यही है कि कम ख़र्चे या सस्ती से सस्ती खुराक बनाई जा सके और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को मुकम्मल रखा जा सके। ज़रूरत इस अमर की होती है कि जो फार्मूलेशन हम लोग करते हैं ये बाकायदा सॉफ्टवेयर पर, ये मतलब इसके लिए सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फार्मूलेशन होती है इसकी, और इसमें तमाम जो अज्जाए तरकीबी है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी कंपोजिशंस को पहले चेक किया जाता है लेबॉर्ट्री में कि इनमें प्रोटीन कितनी है, फ़ैट कितनी है, उसमें फाइबरस पोर्शन कितना है। ठीक है। फिर उसको सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट करके हम उसका एक आउटपुट लेते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उसको फिर हम लोग अपने प्रोडक्शन प्लांट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ तक बात है इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल की, तो मुकामी इंग्रेडिएंट्स में जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे जो प्रोटीन मील हैं वो जो हमारी फ़ैट क्रॉप या फ़ैट सीड्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसमें सोयाबीन, कनोला मील्स, ये इंपोर्ट की आइटम्स हैं और ये डायरेक्टली रिलेट करती हैं डॉलर की प्राइस हाइक से। और इस वक्त हमारे मुल्की हालात में डॉलर्स की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। इस वजह से इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है फीड की प्राइसेस पे। फीड की प्राइस बढ़ती है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की प्राइस बढ़ रही है। इसके अलावा इसमें अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स ऐड होते हैं, विटामिन प्री मिक्सेस हैं जो कि मुल्की तौर पे तैयार नहीं हो रहे। ये सारी की सारी आइटम्स जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं। अभी तक फीड के अंदर कोई भी ऐसा हार्मोन, कोई भी ऐसा जो मुज़र सेहत अज्जा या ऐसे कोई इंग्रेडिएंट जो ऐड किया गया हो जिसके बारे में किसान, हमारे खाने वाले सार्फिन या कस्टमर जो हमारे यूज़र हैं, एंड यूज़र हैं, वो जितना उनका परसेप्शन है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड होती है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको मतलब मुकम्मल सर्टिफाइड यूनिट्स होते हैं हमारे, आईएसओ सर्टिफिकेशन हम लोग करवाते हैं इसकी अपने यूनिट्स की, उन पर इनको तैयार करते हैं और बाकायदा इसकी हमेशा से सर्वेलेंस होती है कि फीड जो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो एंड रिज़ल्ट है जो प्रोड्यूस किया गया उसको R&D में चेक किया जाता है। हमारी अपनी फार्मिंग से हम इसको पहले चेक करते हैं, फिर मार्केट में इसको सप्लाई करते हैं। इसमें आपके जो इदारे हैं यहाँ लोकल जो तैयार कर रहे हैं फीड, जी जी, वो खुद भी तहकीक करते हैं या बस जो इंटरनेशनल रिसर्च हो रही है, जो फार्मूला वहाँ से मिला है उसी को आप आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं? देखिए इसको क्रॉस कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन हमारी हतुल कोशिश होती है कि हम लोग इसको मुल्की सतह पर जदीद तहकीक से सर्च करने के बाद ही इसमें ऐड किया जा सके चीज़ों को। हम सिर्फ कंपैरिजन ज़रूर करते हैं इसका,
मुल्की तौर पर हमारे और उनकी जो क्रॉप की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे पास यहाँ पर मकई की कीमत कुछ और है, उनके पास कुछ और होगी। हमारे पास सोया की जो एंड प्राइस आ रही है डॉलर्स के बाद वो कुछ और है, तो हमारे यूजेज मतलब वेरी करते हैं। इसके अलावा जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की नेचुरल कंपोजिशन है वो भी थोड़ी सी वेरी करती है, तो हमारा इस्तेमाल उसके हिसाब से ज़रा बदल जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये है तो सानवी सा सवाल लेकिन रिलेटेड है। अगर फ़िश फीड के लिए भी हमें मकई और सोया इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो हम ये भी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हम 70 साल से जो है अपने आप को यही दावेदार हैं, हमने और किसी तरफ फोकस नहीं किया और दावेदार हैं कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और इसी में आगे जा रहे हैं, और वो चीज़ें भी हमें फ़िश फार्मिंग के लिए और फ़िश फीड की तैयारी के लिए भी एक्सपोर्ट करनी पड़ रही हैं, तो ये बड़ी इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, तो ये बदकिस्मती वाली बात है। तो इस पर कोई फोकस नहीं है और कोई ऐसा और इंग्रेडिएंट नहीं है जो इसका मुतबादिल हो जिसको हम शामिल करके फ़िश फीड को सस्ता कर सकें। इसमें जो मेन जो प्रोटीन और एनर्जी की रेशो है या फैट और एनर्जी की रेशो, उसको बैलेंस करते हैं जब भी हम फार्मूला डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें जो प्रेफर किया जाता है ऐसी डाइट को हम लेते हैं जो उस फिश के लिए बेहतर हो। अब जिस तरह अभी आपने कहा कि वो जो इंटरनेशनली जो फार्मूला है क्या हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनली उन्होंने जो फार्मूला बनाया अपनी फ़िश के हवाले से बनाया। हम मेजर जो कार्ब्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हो रहा है, जो कार्निवोरस फ़िश हैं उनकी रिक्वायरमेंट हो रहा है, उस लिहाज से जो है वो फार्मूला डिज़ाइन करके देते हैं। और जो फीड इंग्रेडिएंट की बात है, तो जिस तरह हमारे पास सनफ्लावर मौजूद है, ये जो हमारे लोकल हैं, जिस तरह राइस पॉलिश है या कॉर्न ग्लूटन वगैरह, इन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो इससे वही हम कहते हैं ना कि फ़ीड की कॉस्ट कम हो जाए। इसके अलावा जो मज़ीद तहकीकात हो रही हैं आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, वो जो हमारे लोकल प्लांट्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना वो मोरिंगा, ये और सांजना और ये चीज़ें, मतलब इनको भी हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उससे हम प्रोटीन रेशो और कुछ उससे हासिल कर लें। उससे दूसरा ये भी है कि जो हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसी भी इनके अंदर वैल्यू है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिससे डिजीज़ को भी प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे भी। मज़ीद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम फ़िश फीड पे बात कर रहे हैं और माहिरीन आपको बता रहे हैं कि फ़िश फीड की तैयारी में क्या क्या कुछ इस्तेमाल होता है। अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे कि इस फ़िश फीड को किस तरह हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह एफिशिएंट बनाना है, थोड़ी फीड से किस तरह ज़्यादा रिज़ल्ट ये जा सकते हैं, तालाब को किस तरह बनाया जाए जिससे फीड जो है वो आप डालें तो सारी इस्तेमाल हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसमें हम कोई वेस्टेज भी शामिल करते हैं? ऐसा एलिमेंट भी है फीड की तैयारी में, फ़िश वेस्टेज या कहीं जो हमारी चिकन की वेस्टेज है, कोई वेस्टेज भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जिस तरह से हम कहेंगे डेयरी जो फार्म्स हैं, एनिमल फार्म्स हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फीड के लिए भी और फर्टिलाइजेशन के तौर पे भी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी। फीड में भी इस्तेमाल किया फीड में भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ब्लड मील या उसके जो फैटी जो रिमेन्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं। इवन जो फ़िश मील है, जो हमारी ट्रैश फिश है, उसको भी हम यूज़ करते हैं, या प्रोसेसिंग यूनिट से जो बच गया हुआ है उसको हम मील के तौर पे इस्तेमाल करके उसको भी फीड में। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये वेस्टेज इस्तेमाल करते हैं तो वेस्टेज में से भी वो चीज़ें और इंसानी सेहत को सामने रख के वो चीज़ें निकाल लेते हैं जो कारामद है। मेन फोकस तो वही होता है ना, प्रोटीन और एनर्जी और फैट को हमने बैलेंस करना है। बाकी जो है मिनरल्स और वाइटामिन प्रीमिक्स वो हम अलग से ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये इन अफवाहों से ना घबराएं कि ये फीड में कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपको आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि मछली आप क्योंकि पालते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर तजर्बा किसी के पास नहीं हो सकता ना जी। तो ये किस उम्र से आप इसको, ये जो बाज़ार से ख़रीदी हुई फीड है, ये शुरू कराते हैं, और इससे पहले मछली को क्या खिलाते पिलाते हैं, वो कैसे गुजारा होता है? एक तो हैचरी से बच्चा तकरीबन 1 इंच का वो फार्मर को मिलता है। ठीक है। और छोटे बच्चे की जो रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होती है। तो अर्ली स्टेज पे जब वो नर्सिंग स्टेज में होता है तो उस वक्त हम उसको ज़्यादा प्रोटीन वाली फीड दे रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा इसका रिलेशन होता है कि वो स्पीशी कौन सी है।
मसलन रोहू के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट और है, तिलापिया के लिए और है, पंगासिस के लिए और है। तो एक तो मछली की किस्म के हिसाब से हम देखते हैं कि इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर उसी तरह की फीड हम तो feed mill जैसे से ही आपको लेते हैं। पूंगा मिलता है तो आप खुराक शुरू कर देते हैं? हाँ जी, उसी वक्त ही शुरू हाँ कर देते उसी वक्त हम हैं। उसको तो ये तो बड़ा टेक्निकल आप बता रहे हैं कि जी एक तो उसकी प्रोटीन वाली डाइट देखनी है, चलो खैर वो तो मिल जाएगी, लेकिन ये मुख्तलिफ अक़साम के लिए मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा चाहिए, ये तयन आप कैसे करते हैं? हाँ जी। आपके पास कोई गाइडलाइन मौजूद है? आप तो चलो ये सीख के यहाँ पर पहुँच गए होंगे, लेकिन नया जो फार्मर है वो कैसे इसका तयन जी करेगा? बिल्कुल, ये जो सारा फिश फार्मिंग का जो अमल है ये हमें अच्छी तरह सीखना चाहिए। इसको अक्सर फार्मर जो हैं वो पूरा इसको सीखते नहीं हैं, ट्रेनिंग नहीं हासिल करते, तो सही रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते। नुकसान होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले हमें ये चीज़ सीखना चाहिए। कैसे सीखें? मतलब किसी फार्म पे जाके काम शुरू कर दें? हाँ, जो एक रास्ता तो ये हो सकता है ना जी, जो आप एक्सपीरियंस फिश फार्मर्स हैं उनसे हम सीखें। दूसरा, फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज वक्तन फ़वक्तन कनेक्ट करवाते हैं, हैं, ठीक है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वो सेमिनार्स मुनक़िद करवाती हैं, तो वहाँ सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे वो बच्चे की फ़ीड की बात हो रही थी, तो एक तो उसको फीड जो चाहिए उसका प्रोटीन लेवल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। दूसरा डेली जो हम उसको फीड देते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए। मसलन बड़ी मछली को अगर हम दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा फीड देते हैं तो छोटे बच्चे को 5 दफ़ा फीड चाहिए अच्छा, होती ये है। ऐसे ही है जैसे इंसान का पालना बच्चा है, हाँ, अच्छा। जैसे इंसान का बच्चा है। ठीक है। और दूसरा इसका डायरेक्ट रिलेशन है उसके बॉडी वेट से। ठीक है। तो छोटे बच्चे को जो बॉडी वेट का वो हम 15% देते हैं डेली, उसकी बॉडी जो का weight है उसका। 15% हम डेली देते हैं। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा वो ग्रो करता है तो उसकी जो फीड रिक्वायरमेंट है बॉडी वेट के हिसाब से वो कम होती जाती है। अच्छा। तो जैसे फिश ग्रो करती है, जैसे जो 1.5 किलो 2 किलो वाली फिश है उसको हम बॉडी वेट का 1.5% या मैक्सिमम 2% देते हैं। अच्छा। लेकिन छोटे बच्चे को हम 15% देते अच्छा। हैं। तो ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ताकि हम उसको हम प्रॉपर तो फीड मैं तो दें। यही समझ रहा था कि भाई छोटे बच्चे को कम खुराक दी जाएगी क्योंकि वो बच्चा है, उसकी खुराक का लेवल कम कई होगा। फार्मर ऐसे गलती करते हैं कि वो हैचरी से बच्चा ले आते हैं और उसको नर्सरी पाउंड में डाल देते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फीड नहीं मिलती। तो फिर वो बाद में शिकायत करते हैं, जी हमारा बच्चा जो है वो नर्सरी से कम मिला है, अब शायद नर्सरी हैचरी वाले ने बच्चा कम दिया है। जबकि असल वजह ये होती है कि उसको पूरी फीड ही नहीं मिल रही होती या उसकी स्टॉकिंग ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो उसको नेचुरल फीड प्रॉपर नहीं मिल रही होती और सप्लीमेंट्री फीड प्रॉपर नहीं मिलती, तो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी होती है। ठीक है। ये जो फीड है बच्चे की, ये पाउडर शेप में होगी हाँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा जो है हाँ वो- बिल्कुल। फीड मिलर्स जो हैं वो मछली की किस्म के हिसाब से फीड बनाते हैं, दूसरा मछली की एज के हिसाब से फीड बनाते हैं। जो छोटा बच्चा है उसको पाउडर शेप में देते हैं, फिर उससे थोड़ा सा जो बच्चा ग्रो करके बड़ा हो जाता है फिर उसको क्रम्ब की शक्ल में देते हैं। अच्छा। जैसे दलिया होता है, दलिया ठीक की है। शक्ल में। फिर जैसे वो उससे बड़ी स्टेज पे जाता है तो फिर उसको 2 mm साइज़ की पैलेट फीड Balls, देते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे मछली का साइज़ बड़ा होता जाता है तो जो उसको फीड की पैलेट हम देते हैं ठीक है। तो उसका साइज़ वो बड़ा होता जाता है ठीक है। ताकि वो आसानी से उसको खा सके। खा सके। अच्छा, क्योंकि आप इस अमल से बराह रास्त गुजरते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी ज़ाहिर है इसी हिसाब से डिफरेंट होगा, किताबी से हटकर जो है अमली तजर्बा होगा। तो जिस तरह हमारे बच्चे भूखे हों तो पता लग जाता है कि जी उनको भूख लगी है, तो ये जो छोटे बच्चे हैं फ़िश पॉन्ड में मौजूद हैं, अगर कोई फार्मर जो है प्रॉपर खुराक नहीं दे रहा तो वो क्या निशानियां हैं जिससे ये पता लग जाए कि ये बच्चे भूखे हैं या इस वक्त मछली भूखी है? तो कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे उसको अंदाज़ा हो जाए? हाँ, इसमें ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। तो फिश फार्मर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस लिहाज से कि मछली बराह रास्त नज़र नहीं आ रही होती जिस तरह दूसरे जानवर नज़र आ रहे होते हैं, या जिस तरह दूसरे मवेशी जो हैं वो जब उनको भूख लगती है तो आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और फार्मर को बेचैनी पता हो जाती चलता है है कि ये भूखा है और उसको वो देना है। या गाय भैंस का शाम को उन्हें दूध लेना है तो उनको पता है कमी जी हो जाएगी। आज इसको खुराक नहीं बिल्कुल मिली तो ठीक। शाम को इसने दूध नहीं देना। मछली का थोड़ा सा ना डिफरेंट है मामला। ठीक है। तो ये पानी में है और नज़रों से कुछ ओझल होती है, है, ठीक है। तो इसका सारा मामला हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे होता है ठीक कि हमने कहाँ तक ये चीज़ें सीखी हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट फीड की क्या है, उसकी जो नेचुरल फीड की रिक्वायरमेंट है वो हमने कैसे पूरी करनी है,
और जो सप्लीमेंट्री फीड चाहिए वो उसको डेली कितनी चाहिए, दिन में कितनी बार चाहिए, तो ये हमें सीख कर इस चीज़ को पूरा करना होगा। इंडिकेटर नहीं है? हाँ, इंडिकेटर इसका ये इससे अगला है, जब हम फीड यूज़ करते हैं उस वक्त होता है कि हम इसकी क्वांटिटी पूरी दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, उससे फिश के कितनी देर में उसने कितनी देर में वो फीड उसने कंज्यूम कर ली। हम फ्लोटिंग पैलेट यूज़ करते हैं, वो पानी के ऊपर तैर रही होती है, तो हमारा ये होता है कि अगर 15 मिनट के अंदर अंदर मछली ने वो फीड यूज़ कर ली है तो वो उसको प्रॉपर मतलूबा मिकदार उसको मिल रही है। अगर इससे पहले उसने कंज्यूम कर रही है, हमने डाली है और वो फ़ौरन ही उसने कंज्यूम कर ली, इसका मतलब वो उसको कम फीड डल रही है। अगर 15 मिनट के बाद भी, आधे घंटे बाद भी फीड जो है वो फ्लोट हमें होती नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि फीड ज़्यादा डल रही है, हमें दोबारा चेक करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तो एलिमेंट ये हो गया कि आपने न्यूट्रिशंस देखने हैं कि भाई उसमें खुराक का एलिमेंट ये होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो जायका भी होगा ना जी। आप ऐसी खुराक बनाते होंगे जो मछली के लिए उसमें अट्रैक्शन होगी और वो बाकी चीज़ों को छोड़ के उसी तरफ भागती होगी, तो इसका कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? और ये जो जायका है ये भी मुख्तलिफ मछलियों के लिए मुख्तलिफ है या ये जायका टेस्ट जो है वो सारी मछलियों का एक ही है? देखिए, अगर हम थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशी या हमारे पास इकसाम आती हैं, उनका जो फीडिंग बिहेवियर है, उनका फीडिंग पैटर्न है वो ज़रा मुख्तलिफ है। जिस तरह हम कहते हैं गोश्तखोर मछली, ठीक है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जिबिलत है कि उसने गोश्त और खून को फीड करना है, उस पर जाना है। इसके मुकाबले में जो हर्बी वूबर है, ऐसी जो सब्जी खोर है या जो पौधों पर रिलाई, कौन सी मछलियाँ ऐसे कोई जनरल एक दो कोई जिक्र हो जाए तो देखें, अगर तो हम बात पाल रहे हैं गोश्त खोर की बात करते हैं तो हमारे पास सॉल है, मली है, इस तरह की मछलियाँ हैं हमारे पास। और हमारे पास जो हर्बी वूवर्स हैं उसमें ग्रास कार्प है हमारे पास, हमारा जो रहू है काफ़ी हद तक ये भी इन दोनों पे, यानी कि हम उसको इन बिटवीन कहते हैं कि दोनों की ही इकसाम पे फीड करता है। तो इसकी जो फार्मुलेशन की जाती है उसमें इन दोनों अज्जा को ऐड किया जाता है कि हम थोड़ा सा पैटर्न या थोड़ा सा इंग्रेडिएंट का एडिशन करते हैं जिसमें फ़िश मील आती है। ये एक तरह से उसके लिए एक जायका है, एक अरोमा है जो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और दूसरा जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट से करते हैं। वो चीज़ें जो हमारे पास वाफर मिकदार में हैं, हमारी बाई प्रोडक्ट्स हैं, हमारे लिए सस्ती हैं, ताकि हम कम कीमत खुराक बना सकें और उससे ज़्यादा बेहतर नताइज ले सकें। जहाँ तक बात है उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमेशा अमाइनो एसिड्स पर रिलाय किया जाता है, हमेशा फार्मुलेशन को अमाइनो एसिड प्रोफाइल पर फार्मुलेशन करते हैं हम लोग, ताकि मछली कम खाकर ज़्यादा वज़न कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हम फिश फीड पर बात कर रहे हैं कि उसको उसकी तैयारी के मराहल को, अब उसका अगला मरला है उस फिश फीड को तालाब में डालना कैसे है। ठीक है, अच्छा वो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जैसे इंसान भी अगर अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, मौसम अच्छा है, एसी वेसी चल रहा है तो आप अच्छी खुराक खा लेंगे। अगर गर्मी में बैठे हुए हैं तो पसीने पसीने और फटाफट खा पी के निकलने वाली काम करेंगे, जितना भी कम हो उस पर भी गुजारा हो जाएगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है और जो तालाब की तैयारी है, इसका कितना रोल है फ़िश फीड में, फ़िश फीड को मौसर बनाने में? देखें, हम कहते हैं कि 70% हमारा जो है वो पैसा लग रहा है फ़ीड के ऊपर। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमने फ़ीड तो बहुत ज़्यादा दी लेकिन फ़िश की ग्रोथ फिर भी नहीं हुई, इसलिए नुकसान हुआ। अब मसला कहाँ आता है कि टेम्परेचर जैसे ही ऊपर नीचे हुआ फ़िश स्ट्रेस में जाएगी। अब जिस तरह बरसात का मौसम है, अब इस वक्त जिस तरह पानी का फ्लो हो रहा है, अगर टर्बिडिटी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, तो भी फ़िश की फीड इफेक्ट हो रही है। सूरज नहीं निकल रहा है तो जो नेचुरल फीड पॉन्ड में होती है प्लैंक्टन वगैरह, मौसम के असरात जो है हाँ, वो मछली के मिजाज पर पड़ते हैं, उसके खाने पीने पर पड़ते हैं। वो अब प्लैंक्टन उसको नहीं मिल रहे हैं तो उसकी खुराक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। अब अगर हम जो है अगर कोई हाथ से देते हैं फीड, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो पॉन्ड के एक हिस्से में दे रहे हैं, दूसरे हिस्से में फ़िश वहाँ तक आते आते देर हो गई, जो वहाँ पर मौजूद थी फ़िश उसने खा लिया, आधी फ़िश हमारी भूखी रहेगी। फिर अगर हम कहते हैं फीडर यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक फीडर्स हैं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ख़ास तौर पे जो कैट फिश वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो इस किस्म के फीडर हम इस्तेमाल करते हैं कि वो खुद मतलब उसको भूख लगी है, नीचे लीवर होता है, वो टच होता है, वो हमने फिक्स की हुई होती है फीड, वो फीड उसको मिल जाती है। तो वो उस तरह के भी फीडर यूज़ हो सकते हैं।
और दूसरा एक और तरीका जो है प्रॉपर फीडिंग का, वो ये कि एक अगर हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं कि 10 से 30 मिनट दिए जाएं, कि मतलब फीड डाली जाए, जब वो हमें पता लग गया अब जो वो एक होते हैं ना, जिस तरह बच्चों में भी होता है ना, जो झगड़ा करके ले लें वो पहले खा लेते हैं, जो बेचारे स्लो हैं वो भूखे रह गए। तो इस तरह फिर वो सबको खुराक मिल जाती है इक्वल। ठीक है, इस पे मजीद हम ये तालाब की तैयारी पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम फ़िश फीड यानी मछली की खुराक पर बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि मछली की खुराक कैसे तैयार की जाती है, और अब हम देख रहे हैं कि इस मछली की खुराक को डालना कैसे है, उससे पहले तालाब की तैयारी कैसे करनी है। इसमें एक एलिमेंट जो है, जहाँ हमने तालाब बनाना है, क्या मछली वो जो नीचे वेस्ट होता है या छोटे छोटे पौधे वगैरह होते हैं उनको भी खाती हैं, उसको भी फीड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल। उसको फर्टाइल करना है तालाब को, तो उसके लिए क्या करना है? फर्टाइल के लिए हम 2 तरह के यूज़ करते हैं, एक तो ऑर्गेनिक मैन्योर है, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में वो जिस तरह हमने कहा एनिमल वेस्ट या पोल्ट्री गोबर वगैरह डाल देते हैं, या वो पोल्ट्री की बेस्ट है। गोबर, ठीक है, दोनों, ठीक है। पोल्ट्री वेस्ट और एनिमल वेस्ट मोस्टली जो हम लोग पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। उसकी क्वांटिटी का भी कोई अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितना, 1 एकड़ का अगर पाउंड है तो, या 2 कनाल का पाउंड है तो उसमें हम कितनी वेस्ट यूज़ करें? ये भी एग्जैक्ट हम कह तो देते हैं कि इतनी वो ट्रॉलीज के हिसाब से हम कहते हैं कि इतने डाल दिए जाए, या डीएपी और लेकिन आप ज़रूरत के यूरिया। हिसाब हाँ, से वो फिर वही बात है कि अगर वो लैंड किस किस्म की है, ठीक है, वो सॉइल क्वालिटी जो है वो इसका मतलब है कि इफेक्ट होती है। उस सॉइल को भी आप टेस्ट जरूर करवाएं। टेस्ट करते हैं, सॉइल और वाटर टेस्ट दोनों पहले टेस्ट होते करवाएं, हैं, ठीक है। दोनों चीज़ पहले टेस्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर डिज़ाइन करते हैं कि ये पॉन्ड जो है इसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर डाला जाए। ऑर्गेनिक मैटर डालने के बाद जब पॉन्ड फिल हो जाता है, उसमें प्लैंकटन प्रोडक्शन हो गई है, उसके बाद फिर हम जो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, डीएपी यूरिया वगैरह, फिर हम वो रिकमेंड करते हैं कि उसकी तरफ। अच्छा, ये पूरी साइंस है, पूरी साइंस बड़ा मुश्किल काम है जी। क्यों जी शायद साहब, आप तो ये खुद करते। अच्छा, मैं आपसे 1-2 सवाल जो है ना वो ज़रा जानना चाहूँगा, आम पब्लिक के इंटरेस्ट के होंगे, कि आजकल कारोबार कैसे जा रहा है फिश फार्मिंग का? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ठीक है। अच्छा। इन हालात में भी, लेकिन जो प्रॉफिट रेशो है वो कम हो गई है, स्क्वीज़ हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई की वजह से? हाँ, महंगाई ज़्यादा है, और दूसरा मछली की जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं तो वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस तरह दूसरे गोश्त हैं। अब मटन की आप प्राइस देख लें कि कितनी ऊपर चली गई है। बीफ मछली से 1.5 गुना 2 गुना महंगा बिक रहा है, और मछली जो सबसे अच्छा गोश्त है वो सबसे कम प्राइस पे है। और तकलीफ दे बात ये है कि हमारे जो भाई हैं वो फिर भी मछली नहीं खाते। सबसे अच्छा गोश्त सबसे सस्ता मिल रहा है, फिर भी अवेयरनेस नहीं है, चूँकि इसकी अहमियत का नहीं पता, तो मछली की कंजम्पशन उस तरह नहीं है जिस तरह मेरा शायद साहब इसमें ज़ाती तजर्बा ये है कि हम मछली की जो तैयारी है, ये तैयारी नहीं, मछली को पकाने का जो अमल है उसमें काफ़ी पीछे हैं। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है और राय है कि हम अपने जो कन्वेंशनल अंदाज़ है उसी से मछली तैयार कर रहे हैं। वो एक दिन बच्चे खाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे जी मछली ना हम नहीं खाते, या आप 2 टाइम मछली कंटिन्यूस नहीं खा सकते, बाकी चीज़ें आप खा लेंगे। तो शायद हम जो कुकिंग का अमल है उसमें काफ़ी पीछे हैं। दुनिया भर में तो इसकी बड़ी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की मछली जो है पकती है और खाने को मिलती है। यहाँ शायद उसको भी तेज़ करना पड़ेगा। आप इस पर खुद सोचें, आप फार्मर हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मछली की अफजाइश ज़्यादा हो, इसकी फ़रोख्त ज़्यादा हो, तो इसकी कुकिंग पे भी काम करें। आपके पास मेहमान आते रहते हैं जी, आते तालाब पे बुलाते होंगे, आप आए जी आपको मछली खिलाते हैं। मैं बिल्कुल, तो आपके पास वही कन्वेंशनल तरीका होगा मछली खिलाने का। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ मछली कम खाने की एक बड़ी वजह ये है कि वो एक स्टाइल है कि हम मछली फ्राई करके खाते हैं, और फ्राई मछली में ऑयल भी ज़्यादा होता है और उसमें मसाले भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़ाहिर है ज़्यादा मसाले वाली और ज़्यादा ऑयली जो चीज़ है वो हम बार बार नहीं खा सकते, तबीयत उसको नहीं चाहती। तो दूसरे ममालिक में जो मछली ज़्यादा खाई जाती है तो वो मुख्तलिफ़ तरह से इसको पकाते हैं। ठीक है, सब्ज़ी में इसको डालते हैं, चावलों में इसको शामिल करते हैं, वो दूसरी डिशेस का इसको हिस्सा बनाते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि जब मछली खानी है तो सिर्फ मछली खानी है और वो भी ऑयली मछली खानी है या नहीं खानी। तो
होना ये चाहिए। ऑयली में भी दो मसले होते हैं जी। आपने उसको ऑयल में पकाया तो बाज़ात पता लगता है कि जी वो ऊपर ऊपर लेयर जो है वो तो बड़ी टेस्टी रह गई, और अंदर जो है वो सारा कुछ जो है वो ना मसाला अंदर तक पहुंचा और ना वो अंदर से पकी। तो जाहिर है अगर वो एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस हो तो फिर आप एक हफ़्ता मछली को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये भी एक एलिमेंट है। हाँ, ये भी एक एलिमेंट है। और दूसरा इसमें ये है कि अभी पाकिस्तान में मछली की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पे काम पूरी तरह नहीं हो रहा। शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक खुशाइन बात है कि जनूबी पंजाब में भी एक प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा है, तवक्कल फिश हैचरी वालों का। एक सरगोदा में यूनिट वो लगा है, तो ये काम शुरू हो गया है। ये भी यूनिट बनवाए ना जी, जो अच्छे शेफ़ हैं उनसे कोर्सेज वोर्सेज करवाएं। आप अपने फार्म पर लोगों को एक, जैसे आप आपके फार्म को देखने आते होंगे, वहाँ फ़िश की कुकिंग के हवाले से भी ना आप लोगों को बताएं कि जी इस तरह कुक किया जाए। तो अच्छा, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वहाँ आपको फ़िश खाने का मज़ा आता है, इसलिए कि वहाँ दुनिया जहान की जो रेसिपीज़ हैं वो मौजूद हैं, वो आपको फ़िश उसी अंदाज से मिल जाती है। हमारे पास जो एक वही कन्वेंशनल तरीका है, उसमें जो है ना हम पीछे हट जाते हैं। जी, हमारे यहाँ जो मछली की वैल्यू चेन है और इसमें जो रिटेलर तक मछली पहुँचती है, तो मछली की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा। मंडियों में जो हालात हैं और आगे जो रेडी वाला उसको बेचता है, तो मछली तकरीबन वो बासी हो चुकी होती है। अच्छा। उसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी होती है, या वो घर जब वो पकती है उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो एक फ़्रेश मछली में होना चाहिए। एक तो बड़ी वजह ये है कि लोग मछली इसलिए नहीं खाते कि अच्छी क्वालिटी की मछली रिटेलर से उनको मिलती है। दूसरा, रेसिपीज़ की भी कमी है, मुख्तलिफ तरह की रेसिपीज़ हों। और जब ये प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा काम करेंगे तो ये जिस तरह चिकन ये रेडी टू कुक की शक्ल में मिलता है, तो ख़वातीन का जो बड़ा मसला है कि मछली घर में आ गई, अब उसको बनाना कैसे है, बड़ा मुश्किल है। हाँ, उसके ऊपर जो स्केल्स हैं, चाने जो हैं, वो किस तरह उसको दूर करने हैं। और तो जब एक प्रोसेस्ड शक्ल में वैल्यू एडिशन उसका होगा तो ये मिल जाएगी, तो फिर मेरा ख्याल है इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगी और ज़्यादा डिशेस में भी ये इस्तेमाल हो सकेगी। इतने हज़ारों लाखों पाउंड्स बन गए हैं, हर तरफ जाएं तो मछली के पाउंड्स हैं, तो इसमें वैल्यू एडिशन में हम क्यों पीछे हैं? ये अब वक्त की ज़रूरत है, और अब ये जो बड़े फार्मर्स हैं इनको इस तरफ आना होगा। एक तो ये कि ऐसी मछलियाँ, ऐसी स्पीशीज़ वो कल्चर करें कि जिनका जो कांटा है वो आसानी से अलहदा हो सकता है और उनका फिले बन सकता है। जिस तरह रहू में हमारे यहाँ ज़्यादा फार्मिंग जो है वो रहू की हो रही है, तो रहू का जायका अगरचे अच्छा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसके जो कांटे हैं वो इंटरमस्कुलर हैं, वो कांटे आसानी से अलहदा नहीं होते। इसके मुकाबले में अब दूसरी जो मछलियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें तलापिया है, पेंगेसियस है, तो इन दोनों के कांटे जो हैं वो एक ही कांटा है रीढ़ का, और वो आसानी से गोश्त से अलहदा हो जाता है। तो जो बोनलेस गोश्त है वो हासिल होता है, और वो आप फिर किसी भी डिश में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रेसिपी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे पता लगा कि आप फार्मिंग भी साथ साथ करते हैं जी, और ख़ास तौर पे ये बोनलेस फ़िश के लिए आप काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। हाँ जी, पंगासिस। तो इसमें मेरे ख्याल है लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है, क्योंकि फ़िश से बच्चों का दूर हटना वो एक कांटों की वजह से है कि जी इसमें कांटे इतने, क्या खाया जी। अच्छा, आप अगर खाना खाने बैठे हैं, और हमारे यहाँ तो खाना यही होता है ना, 2 रोटियों के साथ जो है सालन लेना है, तो 2 रोटियों के साथ अगर आप मछली लेके बैठें तो पता लगता है कि रोटियाँ वहीं पड़ी रह गई और आप कांटों से ही जंग लड़ते लड़ते जो है वो आपकी भूख पूरी होगी। तो इसमें इस पहलू से देखा जाए तो वो मछलियाँ जिनमें कांटे नहीं हैं या बोनलेस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। यहाँ जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो भी सारी, मेरा ख्याल है वो बोनलेस मछली बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं और इसको यहाँ बेच रहे हैं। तो इसमें कितनी गुंजाइश है, और अगर ये इसमें हम फ़रोग नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, तो इसमें कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से हम इधर नहीं आ रहे? देखिए, जहाँ तक बात है, मैं शाह साहब की बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे पास बेसिकली मछली की 2 तरह की मार्केट्स हैं। एक वो जो हम घर में लाने के लिए, मतलब घर में लेके आके आते हैं और उसको साफ़ करने के बाद पकाते हैं, उसमें हमारी कस्टमर नीड या हमारी जो चॉइस है वो कुछ और है, और जब जो होटल्स में जाके हम लोग खाते हैं उसमें हमारी डिमांड कुछ और होती हैं। तो इससे पहले तक पंगासिस जो बोनलेस और फिलेस और इसके बिस्किट्स, ठीक है, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। वियतनाम, थाईलैंड, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो इसको मतलब एक्सपोर्ट करती हैं, और पाकिस्तान इसको इंपोर्ट करता है। बहुत सारा ज़र मुबादला इस शक्ल में बाहर जाता है। और दूसरी जो किस्म है या दूसरा जो कस्टमर अट्रैक्शन है वो हमारी जो रहू है, थैला, डमरा, इस तरह की जो मछलियाँ जो हम लोग घर में लाने के लिए मतलब इसको मतलब बाय करते हैं, उसमें हमारी नीड सिर्फ़ और सिर्फ उसको गर्म करके पकाना,
मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बोला कि असल में मछली बजाते खुद गर्म नहीं है, हम इसको गर्म कर लेते हैं। हमने फैट की लेयर्स उसको पका इतना ज़्यादा लिया होता है कि आज तक कभी हमने मछली का तो टेस्ट लिया ही नहीं। हमने हमेशा मसाला जात का टेस्ट लिया, ऑयल का टेस्ट लिया। तो अभी तक हम लोग वो मछली के गर्म होने या ठंडा होने वाली बहस से बाहर नहीं निकले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग अभी भी इसकी सीजनल डिमांड में है कि अभी तक अगर आप मार्केट में चले जाएं तो जो लोग इसकी अफादियत से अवेयर हैं, जिनको पता है कि वाइट मीट की अफादियत क्या है, कोविड के दिनों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ी, उसमें डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का इस चीज़ को लिखना कि आप रेड मीट से वाइट मीट पर शिफ्ट हों ताकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी, आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बेहतर हो, आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें इजाफा हो। तो उसके बाद कस्टमर आया, लोग आए, हम लोग खुद निकले घरों से जाके हमने ख़रीदना शुरू की और डिमांड बढ़ी। लेकिन वो सिर्फ सीजनल की हद तक है कि हम सर्दियों में ही मछली खाते हैं, जब भी ठंड बढ़ती है या बारिश होती है तो मछली की डिमांड बढ़ जाती है। तो हम जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग इसको एक बड़ी इंडस्ट्री की फॉर्म में नहीं लेके आएंगे। दुनिया के अंदर एक्वा कल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री, डेयरी, ये सेगमेंट इसके अंडर आते हैं। ये एक्वा कल्चर बेसिकली एज इट इज़ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक ये जो ग्रोथ हो। डॉक्टर साहब एक्वा पे पूरी बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बहुत कुछ है और ये हम अभी भी ज़रा थोड़ा सा रिट्रैक हो गए अपने मौजू से, तो इस पे जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। बहुत सारे मामलात हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद है, ज़रा थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि कोई गाइडलाइन अगर आप देना चाहें फीड के हवाले से फार्मर को, ज़रा क्विकली अगर आधे मिनट में वो देखिए, दो तीन बातें मैं ज़रा जल्दी में कहना चाहूँगा। एक तो ये कि फ़ीड आप किसी अथेंटिक सोर्स से बाय करें। इसमें बहुत सारे ऐसे जो मतलब अनासर हैं या जो ऐसे ग्रुप्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो अपनी होम मेड फिक्स फीड बना के लोगों को दे रहे हैं। कैटल फीड देखा है कि वो टमाटर डाल रहे होते हैं, तरबूज डाल रहे होते हैं, ये डालना ठीक है? देखें, सूखी रोटियां डाल रहे होते हैं नहीं, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप देखें, अगर सूखी रोटियों की बात करते हैं तो ये हमारे घरों का वेस्ट है। और हमेशा मॉइस्चर के बाद कोई भी चीज़ अगर आप रफ हैंडलिंग करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आते हैं और उसमें टॉक्सिन की डिटेक्शन होती है जो कि फिश की ग्रोथ के लिए फिर उसके बाद हमें एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा। फिर हम लोग इसी बहस में आएंगे कि आप शायद साहब आप वेस्ट यूज़ करते हैं इस किस्म की अपने पॉन्ड्स में? नहीं, हम तो सस्ते टमाटर मिल गए जी, वो फीड मिल्स की बनी हुई बैलेंस्ड फीड डालते हैं और अच्छी पैदावार तभी मिलती है। और मैं फ़िश फार्मर्स को यही रिकमेंड करूँगा कि अगरचे ये जो फार्मूलेटेड कमर्शियल फीड है, ये अब इसकी प्राइस खासी बढ़ गई है, लेकिन अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए इसका डालना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, जैसे आप दूसरी स्पीशीज़ की बात कर रहे थे कि जो बोनलेस हो सकती हैं, पंगासिस या तिलापिया, उनमें यहाँ कल्चर करने में बड़ी रुकावट ये थी कि यहाँ उसका बच्चा अवेलेबल नहीं था या उसकी फीड अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उसका बच्चा भी अवेलेबल है और फीड मिल्स भी खासी हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फीड दे रही हैं। ठीक है। तो अब फार्मर्स को चाहिए कि इन स्पीशीज़ की तरफ हैं जिनकी फी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा है और कीमत भी अच्छी है और कस्टमर भी उसको लाइक करता है क्योंकि उस बोनलेस गोश्त उसे हासिल होता है। आपकी कोई गाइडलाइन हो बस ऐसे आधे मिनट की? इसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगी मैं फार्मर्स को स्पेशली कि जो जब भी आप बच्चा ख़रीदते हैं, बच्चा ख़रीदने से लेके फ़ीड ख़रीदने तक मुख्तलिफ जो मराहिल हैं, हर मराहिल पे मतलब बच्चा एक अच्छी हैचरी से लें। सेहतमंद बच्चा अगर होगा वो फ़ीड प्रॉपर लेगा, फ़ीड ज़ाया नहीं होगी, तो मुनाफा यकीनी है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब तीनों साहबान का आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने फ़िश फीड पर बात की और इसमें बहुत सारी रहनुमाई थी, आपने भी इससे आगाही ली होगी। और अगर हम इस शोबे की तरफ आना चाहते हैं या पहले इसमें काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इर्द गिर्द जो है आपको जहाँ से भी इतलात दस्तियाब हों, कोई करीबी अच्छा फार्मर काम कर रहा हो तो उसके साथ ज़रूर रब्ता रखें, उससे रहनुमाई लें। महकमा फ़िशरी से रहनुमाई लें। हमारी ज़राई यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन हैं और फीड तैयार करने वाले जो इदारे हैं वो भी यकीनन रहनुमाई फ़राहम करते हैं, तो इनसे रहनुमाई लें, अपनी फार्मिंग को बेहतर करें। इसमें बहुत सारे पैसे हैं और ना सिर्फ मुल्क के अंदर जो है इसकी काफ़ी सारी डिमांड है बल्कि बाहर भी बहुत सारी डिमांड है। आप बाहर भी भेज कर ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए भी ज़रा मुबादला हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।